घाट। सिंधी कल्याण समाज कल्याण समिति वारासिवनी की जांच के मामले में शिकायतकर्ता वारासिवनी निवासी विनोद सचदेव ने जांच टीम द्वारा जांच प्रतिवेदन के बारे में अनावेदकों को जानकारी देकर इसकी गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता विनोद सचदेव ने 14 जनवरी को शहर मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सिंधी समाज कल्याण समिति वारासिवनी के नाम से वर्ष 2007 से पंजीयन हुआ। जब से आय व्यय का ऑडिट नहीं कराया गया, न कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। समिति का कोई बैंक अकाउंट नहीं भी है और समिति के द्वारा करोड़ों रुपए की अफरा तफरी किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा वारासिवनी थाना व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय वारासिवनी में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिससे न्यायालय द्वारा सिंधी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष व अन्य 9 के खिलाफ 14 जून 2023 को धारा 476 संजा 420 आईपीसी के तहत मामला कायम किया गया था। मेरा नाम विनोद सचदेव है। बताएंगे आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई, किस विषय को लेकर? दरअसल हमारा एक सिंधी समाज कल्याण समिति है, जहाँ जब से पंजीयन हुआ है 2007 से, तब तक इनका कोई आय व्यय का कोई ऑडिट नहीं कराया जाता, कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता और समिति का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। सब करोड़ रुपए की अफरा तफरी की गई है, जिसके संबंध में मुझे जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैं 2019 से थाने डीजीपी आईजी सबको लेटर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो माननीय न्यायालय वारासिवनी में इनके खिलाफ परिवाद पेश किया, जिस पे माननीय न्यायालय ने इन लकीराम रामचंदानी जो अध्यक्ष हैं और प्लस 9 अन्य 10 लोगों के ऊपर 417, 418, 420, 406 का मामला पंजीबद्ध किया है 24/6/2023 को। अभी आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? अभी मतलब पुलिस वालों को इनका कहना यह आया कि भाई हमको ऑडिट का कोई ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने माननीय एसपी साहब से निवेदन किया कि इसको विशेषज्ञ नियुक्त करें ताकि इसकी जांच हो। तो उन्होंने एसपी साहब ने, जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, उनको निवेदन किया। तो तत्कालीन कलेक्टर साहब ने कोषालय अधिकारी और प्लस अन्य 5 सदस्य, 6 जांच दल की सदस्यों की टीम गठित करके उसकी जांच कराई, जो 3 महीने तक लगातार चलती रही। पुलिस ने दस्तावेज उनसे पूरे जब्त नहीं किए आरोपी से, लेकिन जो भी जब्त किए हैं उन्हीं को देख के उनको तो करना है जरूरी, क्योंकि कलेक्टर का आदेश है। तो उनके आदेश पे उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट करके, ऐसा सुनने मिल रहा है मुझे कि लगभग 32 लाख का गबन पाया गया है। ये रिपोर्ट थाने में जा चुकी है। अब ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर चल रहा है, तो ऐसे में ये इतनी गोपनीय रिपोर्ट डिस्क्लोज कैसे हो गई? या तो कोषालय के अधिकारियों ने बताया या तो पुलिस थाने वालों ने बताया। अब मुझे इस बात का ज्ञान कब हुआ? जब मुझे कोषालय अधिकारी से मेरे को लेटर प्राप्त हुआ कि भाई सो ऐसी बात है। अब दोनों को पक्ष सुनने के बाद पुनरीक्षित जांच करने का माननीय कलेक्टर महोदय ने आदेश किया। मैं तो बहुत हैरान हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी मैं 7 तारीख की जगह 6 तारीख को चला गया कि भाई मुझे पुरानी रिपोर्ट दीजिए और उन्होंने जो आवेदन दिया वो दीजिए, उसको अध्ययन करने के बाद मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो मैंने कलेक्टर महोदय को भी 6 तारीख को लेटर दे दिया, एसपी साहब को भी लेटर दे दिया, डीजीपी आईजी सबको ईमेल के द्वारा खबर कर दिया कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, अवैधानिक हो रहा है। इस संबंध में मैंने EFR ऑनलाइन भी की पुलिस थाना वारासिवनी में, मतलब थाना प्रभारी वी टांडिया और वीरचक धर्मदासी बघेल और कोषालय अधिकारी और जांच दल के अन्य सदस्यों के खिलाफ। लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया कि मेरे को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद पुनः मैंने एसपी साहब को लिखित में लेटर दिया है कि इनके ऊपर आपराधिक पंजीबद्ध किया जाए, क्योंकि इन्होंने डिस्क्लोज किया है, बहुत बड़ा गंभीर मामला है और वो विचार नहीं है वो। इसके लिए फिर जरूरत पड़ी तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष भी जाएंगे। इसको कैसे आप डिनाई करेंगे कि उन्होंने? नए कानून के अनुसार यह है कि जिस दिन अगर FIR आपने ऑनलाइन की है तो 3 दिन के अंदर याचिकाकर्ता थाने जाएगा और वहाँ मतलब FIR पे साइन करेगा और उसी FIR की काफ़ी निःशुल्क दी जाएगी। मैं बाकायदा 7 तारीख को ये FIR किया था और 9 तारीख को गया, 4 घंटे मुझे घुमाए, इधर वो आ रहा है, कभी TI आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। अंततः उन्होंने मुझे नहीं दिया। नहीं, आपने अभी कहा ना कि उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन्होंने ये सब चीज़ों को बाहर लाया। हाँ, जांच रिपोर्ट अभी जब भी सार्वजनिक नहीं हुई फिर सार्वजनिक कर दिया। आप कैसे उसको प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने जांच रिपोर्ट सामने लाया? ये कोषालय के लेटर के द्वारा, कोषालय अधिकारी ने स्पष्ट लिखा ना अपने 3 तारीख के लेटर में, जो मैं आपको दे रहा हूँ आपके पास। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? भाई ये तो जो अब वो कलेक्टर साहब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में तो मैं उनके बारे में बोल नहीं पाऊँगा।
लेकिन वो जो भी वो कार्य हो रहा है अवैधानिक है और मतलब ये पुलिस जांच के बीच में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी, क्योंकि चालान अभी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उसमें उस जांच में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब कलेक्टर साहब किस उद्देश्य से अब क्यों कर रहे हैं, इससे बेहतर वो ही पता पड़ेगा। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि कलेक्टर साहब ने इसमें इंटरफेयर किए? सर ये 3 तारीख को जो मेरे को कोषालय का लेटर मिला है उसमें सब स्पष्ट लिखा है ना। उनने उसमें उस पत्र में लिखा है कि कलेक्टर साहब के आगे हाँ पूरा लिखा है। कलेक्टर आदेश ये भी अनुसार। लिखा है कि पहले हमने जांच एसपी साहब की तरफ प्रेषित करके थाने पहुंचा चुकी, ये भी लिखा है। और कलेक्टर साहब ने पुनः दोनों पक्षों को सुन के पुनः जांच करने का आदेश दिया है, ये पूरा लेटर में लिखा है। जैसे अगर दोबारा जांच होती है, आपको क्या अंदेशा लगता है? नहीं अंदेशा नहीं, एक बात है, अगर दोबारा नहीं, पहली बात तो ये कानून के टोटल विपरीत है, ये कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। अब करेंगे, जो करेगा वो भुगतेगा। अच्छा, इनने जो पहली जांच रिपोर्ट है वो आप उसका खुलासा नहीं किया, सिर्फ ये अपने को पता चला है कि वो 32 लाख का गबन है। हाँ बस, क्योंकि वो ईमानदारी से ना मुझे दे सकते हैं ना आरोपी गणों को दे सकते हैं, वो गोपनीय है, वो माननीय न्यायालय ही देख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। तो आपके पास जानकारी कैसे है कि 32 लाख का गबन है? मुझे जैसे कल पेशी थी 13 तारीख को, तो उन्होंने पुलिस ने कल वहाँ पे प्रतिवेदन पेश किया है, तो उन्होंने फिगर दिया है, मैं फिगर भी बता रहा हूँ, 32,71,162 रुपये का पाया गया। मैंने कल पढ़ा हूँ, जो मैं कल आने वाली 15 तारीख को मैं आवेदन लगाऊंगा तो उसकी कॉपी मुझे मिल जाएगी।